हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में जो है हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज स्पेशली क्लास में जो है हम लोग यानी कि मुग़ल काल के बारे में आरंभ करने जा रहे हैं। यानी आज से मुग़ल काल के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे और मुग़ल काल में यानी कि क्रमानुसार जो इसके विभिन्न शासक हुए, बाबर से लेकर के हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यानी कि सारे शासकों को हम लोग जो है क्रमानुसार जानने का प्रयास करेंगे, उनके कार्यों को जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग आज के इस यानी मुग़ल काल से संबंधित जो ये पहली क्लास है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मुग़ल काल का जो सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड जानने का प्रयास करेंगे। तो मुग़ल काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1526 से 1707 के बीच माना जाता है। और ये जो है यानी 1526 में जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश होता है लोधी वंश। उसका अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी और उसके बीच और बाबर के बीच जो है आपका ये 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। और यहाँ पर जो है मुग़ल वंश की यानी 1526 में स्थापना होती है। वहीं 1707 में जो है आपका औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। तो ये 1526 से 1707 के बीच जो है का जो काल है यह मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बीच के जितने भी शासक हुए, जितने भी राजा हुए, जितने भी बादशाह हुए, वो सब के सब जो है मजबूत शक्तिशाली थे। उसके बाद 1707 में क्या होता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 में जो है आपका बहादुर शाह प्रथम जो है शासक बनता है। और 1707 में बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है और 1857 में जो मुग़ल वंश का अंतिम शासक होता है आपका बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके साथ जो है इस वंश का अंत हो जाता है। तो यानी कि 1526 के काल को मुग़ल काल और ये 1707 यानी औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से लेकर के 1857 के काल तक को जो है आपको उत्तर मुग़ल काल कहा जाता है। तो ये जो मुग़ल काल है दोस्तों, यानी ये मुग़ल काल के बारे में हमने जाना, जो कि 1526 से अगर देखा जाए तो 1857 के काल बीच के काल को माना जाता है। अब इसके हम लोग यानी मुग़ल वंश की जो स्थापना होती है किनके द्वारा होती है, कैसे होती है, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो संस्थापक है दोस्तों वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहता है। यानी बाबर के द्वारा जो है इस वंश की, मुग़ल वंश की स्थापना की जाती। तो ये बाबर का पूरा नाम है दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो कई बार जो है जो नाम से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका जो है मूल नाम क्या है, तो उनका मूल नाम जो है आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहता है। और ये जो है दोस्तों तुर्क के चगताई शाखा के थे। यानी कि ये इनका जो ये तुर्क के चगताई शाखा के जो है लड़ाकू थे। यानी कि ये इनके पिता का नाम जो है आपका उमर शेख मिर्ज़ा रहता है। और ये जो है दोस्तों तैमूर के वंशज रहते हैं। यानी इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा जो रहते हैं वह तैमूर के वंशज रहते हैं। वहीं इनकी माता जो है आपका, उनका नाम कुतलुग निगार खानम रहता है और ये जो है मंगोलों की वंशज रहती है। तो दोस्तों दो वंशों के मेल से जो है बाबर का यानी मुग़ल वंश का जो है मुग़ल वंश की स्थापना होती है। तो दो वंश यानी कि मंगोल हो गए आपके इनके पिता, तुर्क हो गए इनकी माता। तो इस प्रकार जो है मुग़लों का जो है अस्तित्व आता है, यानी वो अस्तित्व में आते हैं। और मुग़ल का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह बहादुर होता है, यानी बहादुर लड़ाका। तो ये जो है दोस्तों जो कि आपका उमर शेख मिर्ज़ा यानी कि जो बाबर के पिता रहते हैं वो तैमूर वंश के रहते हैं, यानी तैमूरों के वंशज रहते हैं। वहीं इनकी माता जो है मंगोलों की वंशज रहती है, यानी चंगेज खां की ये वंशज रहती है आपकी इनकी माता। तो जो बाबर रहता है वह अपने आप को जो है अपने पिता के वंशज के साथ जो जोड़ना अच्छा समझता है, उस पिता के वंशज के साथ जोड़ करके जो वह खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। वह अपनी माता के वंशजों के साथ जो है खुद को जोड़ने का प्रयास वह
कभी नहीं करता। वह अपने पिता यानी कि वह खुद को तैमूरों के वंशज के रूप में है जो है प्रेजेंट करता है। इस बाबर का जो जन्म है दोस्तों यह 14 फरवरी 1483 को होता है। तो डेट आपका वैलेंटाइन डे है तो याद भी रहेगा आसानी से। तो कई बार जन्म से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और इनका जन्म जो है फरगना में होता है। तो ये फरगना जो है दोस्तों इसका यह शासक रहता है उमर शेख मिर्ज़ा यानी कि सरदार रहता है बाबर का पिता इस फरगना क्षेत्र में। तो यहीं जो है 1483 में आपका 14 फरवरी को इसका बाबर का क्या होता है जन्म होता है। और 1483 में इसका जन्म होता है और 1494 में जो है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है यानी कि उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब ये उमर शेख मिर्ज़ा फरगना का शासक के रूप में था तो वहाँ पर जो है उसके अड़ोस पड़ोस के जो क्षेत्र थे राज्य थे उसके साथ जो है उसका तालमेल नहीं था। अक्सर युद्ध जो है होता रहता था। वहीं जो उसके कुछ आंतरिक कलह भी थे यानी कि जो आपसी करीबी लोग थे उनके साथ भी जो है उनका संबंध अच्छा नहीं था। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां थी वह जो है अच्छी नहीं थी। यानी कि जब उसकी मृत्यु होती है यहाँ तक कि यानी कि जो उमर शेख मिर्ज़ा की जब मृत्यु होती है तो उनके साले के साथ युद्ध में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की जो है उस समय की जो है यानी कि बाबर के पिता की जब मृत्यु होती है तो क्या स्थितियाँ थी। तो दोस्तों बाबर यानी कि आपका बाबर का जो है आपका 1494 में जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो वह जो है शासक मात्र 11 या 12 वर्ष की आयु का वह रहता है। उस समय जो है वह शासक बनता है। मजबूरी में कहिए कैसे भी कहिए उसे शासक बनना पड़ता है, उसे राजा बनना पड़ता है। और जब 12 साल का जो है दोस्तों एक लड़का शासक बनता है राजा बनता है तो उसके सामने बहुत सी परिस्थितियाँ थी, बहुत सी चुनौतियाँ थी। जैसे हमने अभी कहा कि उसके पिता के शासनकाल में ही जो है उसके अड़ोस पड़ोस के राज्यों के साथ जो है उसका युद्ध चल रहा होता है। वहीं जो है पारिवारिक कलह यानी करीबी लोग भी जो है उसके साथ उसका साथ नहीं दे रहे होते हैं। तो इन परिस्थितियों में जो है वह 12 साल का लड़का शासक बनता है, राजा बनता है। उसके सामने बहुत सी चुनौतियां थी। उसे खुद को साबित भी करना था, अपने राज्य को बचाना भी था। प्लस उसके आंतरिक जो कलह थे, कूटनीतिक चालें जो चली जा रही थी अपने रिश्तेदारों के द्वारा, तो इन सब से भी जो है बचना था। तो इन यानी कि प्रारंभिक जीवन जो है आपका बाबर का बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा और बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। इसी चुनौतियों के बीच वह क्या करता है यानी कि जिस साल उसके पिता की मृत्यु होती है उसी साल जो है यानी 1494 में वह क्या करता है कि समरकंद पर आक्रमण करता है। समरकंद जो है आपका तुर्कों की राजधानी रहती है। तो उसका मेन टारगेट जो रहता है वह समरकंद पर शासन या अधिकार करना रहता है। तो इसीलिए वह जो है आक्रमण करता है समरकंद पर पहली बार 1494 में। किंतु यहाँ जो है वह असफल हो जाता है यानी वह जीत नहीं पाता है इस क्षेत्र को और उसे वापस आना पड़ता। दोबारा वह 1497 में फिर से इस समरकंद पर आक्रमण करता है। इस समय क्या होता है कि वह जीत जाता है किंतु कुछ ही महीने तक वह शासन कर पाता है वहाँ और फिर उसे जो है वापस वहाँ से भागना पड़ता है। फिर तीसरी बार वह फिर से समरकंद पर आक्रमण करता है और इस बार भी वह जीतता है किंतु उसे फिर से जो है कुछ महीनों के बाद जो है वापस उसे भागना पड़ता है। उसके बाद वह 1511 में भी जो है आपका आक्रमण करता है। यह अंतिम बार आक्रमण करता है समरकंद पर और इसके बाद जो है वह इधर का रुख छोड़ देता है। तो यहाँ भी वह जीतता है किंतु कुछ समय के बाद जो है इसे वहाँ से फिर से भागना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो है आपका 4 बार जो है समरकंद पर वह आक्रमण करता है जिसमें एक बार असफल होता है और 3 बार वह सफल होता है किंतु फिर भी जो है उसे बाद में वहाँ से भागना पड़ता है। अगली जो है उसका अगला जो युद्ध है वह काबुल और गजनी पर वह करता है आक्रमण और इसे जो है जीत लेता है यानी काबुल और गजनी को जीत लेता है। यानी 1504 में जो है वह इस पर आक्रमण करता है। इसे जीतने के बाद जो है वह पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो ये बाबर जो है दोस्तों पहला मुगल कालीन शासक रहता है इस वंश का जो कि बादशाह की उपाधि धारण करता है। इसके पहले इसके जो पूर्वज थे वह मिर्ज़ा की, यहाँ देखिए उसके पिता के नाम के साथ लगा हुआ है मिर्ज़ा,
तो इसके पहले के जो शासक थे, इसके पूर्वज थे, वह जो है मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे, किंतु यह पहला शासक था यानी बाबर, जो कि बादशाह की उपाधि धारण करता है। और वह जो है काबुल और गजनी को जीतने के उपलक्ष्य में जो है यह उपाधि धारण करता है। उसके बाद मध्य एशिया और समरकंद में वह असफलता के बाद जो है, यानी कि आप अगर भारत के नक्शे को देखिएगा तो ये भारत है, यहाँ जो है आपका काबुल है और ये समरकंद है। तो ये क्या करता था कि ये इस क्षेत्र में, यानी कि इसका मूल टारगेट जो बाबर का रहता है ये इस क्षेत्र में रहता है, किंतु यहाँ क्या करता है कि 4 बार वह आक्रमण करता है और वह जो है जीत भी जाता है, लेकिन वहाँ वह टिक नहीं पाता है। उसी समय क्या होता है कि यानी उस वहाँ के बाद वह भारत के तरफ जो है रुख करता है। और भारत के तरफ जब वह रुख करता है दोस्तों, तो भारत आने के उसके बहुत से कारण थे। मीन्स कि यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय वह बिल्कुल विखंडन की अवस्था में थी। यहाँ जो है छोटे छोटे राज्य थे, यानी भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। दिल्ली पर आपका जो है लोधी वंश का शासन चल रहा था, वहीं दक्षिण भारत में बहमनी विजयनगर साम्राज्य का शासन चल रहा था। बहमनी साम्राज्य भी टूटकर जो है कई भागों में बढ़ चुका था। आपका विजयनगर पर कृष्णदेव राय का शासन था। तो कुल मिलाकर जो है भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और ये छोटे छोटे टुकड़े जो थे ये आपस में हमेशा जो है एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे से युद्धरत रहते थे। तो ये परिस्थितियाँ जो है बाबर को अनुकूल लगी, यानी राजनीतिक विखंडन की स्थिति जो है उसके लिए अनुकूल लगी। एक आक्रमणकारी के लिए यही तो परिस्थितियाँ चाहिए होती है। और वैसे भी बाबर जो है आपका, यानी यहाँ पर जो बार बार वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, तो वहाँ पर उसे बार बार असफलता मिल रही थी, क्योंकि वहाँ जो है राजनीतिक स्थिति मजबूत थी। तो इस वजह से वह उधर का रुख ना करके भारत की तरफ रुख करता है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक स्थिति जो है विखंडन की थी। तो ये सब जो है बहुत से कारण थे जिसकी वजह से जो है वह इस पर आक्रमण करता है। और भी जो कारण थे इसको बाबर के भारत आक्रमण के, उसमें एक था कि पंजाब का शासक भी इसको आमंत्रण देता है भारत आने के लिए। और जो लोधी वंश का अंतिम शासक रहता है आपका इब्राहिम लोधी, इसका जो है शासन दोस्तों उस समय दिल्ली पर चल रहा होता है। और इस इब्राहिम लोधी की जो शासन की नीतियां हैं अच्छी नहीं रहती है। इसके वजह से जो है सारे लोग इसके विरोध में रहते हैं। खुद इसका चाचा जो है वह बाबर को आमंत्रित करता है भारत पर आकर के इस पर आक्रमण, यानी इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए। वहीं जो है राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक रहता है, उसके साथ भी जो है इस इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ रहता है। तो जो राणा सांगा है वह भी जो है बाबर को आमंत्रित करता है। तो एक तरफ उसे समरकंद यानी मध्य एशिया में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, वहीं यहाँ राजनीतिक विखंडन की अवस्था थी। दूसरा जो है बार बार इसे आमंत्रण मिल रहा था कि आप आइए भारत पर आक्रमण कीजिए और इब्राहिम लोधी को हराइए। तो वह क्या करता है, भारत की ओर रुख करता है। तो बाबर का भारत में क्या होता है, भारत पर आक्रमण आरंभ हो जाता है। तो अब प्रारंभ में जो है दोस्तों भारत पर यानी उसके आंतरिक क्षेत्रों पर वह आक्रमण नहीं करता है, बल्कि जो है उसके बाहरी यानी सीमा क्षेत्रों पर वह आक्रमण करता है। तो 1519 में जो है सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा पर जो है वह आक्रमण करता है। ये जो है दोस्तों बाजौर और जो भेरा है यह आपका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र रहता है। फिर 1519 में जो है वह पेशावर पर भी आक्रमण करता है और जीत लेता है। यानी कि 1519 में भारत के सीमा क्षेत्रों पर वह आक्रमण करता है और ये 2-3 क्षेत्र को वह जीत करके जो है वापस चला जाता है, यानी यह यहाँ रुकता नहीं है, वापस वो चला जाता है। फिर 1520 में वह फिर से आक्रमण करता है और बाजौर भेड़ा के साथ साथ जो है पंजाब के सियालकोट तक वह जीत लेता है। यानी कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो सारे क्षेत्र रहते हैं वह सारा को वह धीरे धीरे जो है जीत लेता है। और यानी कि 1524 में लाहौर और सहित पंजाब के अधिकांश भाग को वह जीत लेता है। यानी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के सारे क्षेत्रों को वह धीरे धीरे क्या करता है
कि वह जीत लेता है। लाहौर तो आपका पाकिस्तान का ही अंग है और ये पंजाब जो है वो भी अभी जो है पाकिस्तान का ही अंग है। तो इस प्रकार क्या होता है कि यानी कि जो इसके जो बाहरी भाग थे आपके भारत के, उस पर वह आक्रमण करके बाहरी भागों पर वह जीत हासिल कर रहा होता है। अब जो है वह भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह पानीपत के युद्ध के माध्यम से जो है भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करता है। तो आइए हम लोग पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों, वह 21 अप्रैल 1526 को होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। यानी भारत के अंदरूनी क्षेत्रों पर पहला आक्रमण उसका 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ होता है। इसके पहले भी वह भारत के ऊपर 4 बार आक्रमण कर चुका होता है, किंतु वह जो है आंतरिक क्षेत्रों पर नहीं बल्कि उसके सीमा क्षेत्रों पर वह आक्रमण रहता है। आंतरिक क्षेत्र पर पहला आक्रमण आपका ये जो कि ये बाबर का भारत पर आपका 5वां आक्रमण कह सकते हैं, वह 1526 का आक्रमण या पानीपत का युद्ध रहता है, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। और इस युद्ध में दोस्तों बहुत सारी नई नीतियाँ, बहुत सारी नई पद्धतियों का जो है इस्तेमाल किया गया था, जिनसे कि प्रश्न अक्सर पूछे जाते। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम बार जो है दोस्तों तोपखाना का प्रयोग जो है इस युद्ध में यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया जाता है, जो कि उस्मानी विधि के प्रयोग माना जाता है। दोस्तों इसमें तोपखाने के प्रयोग के कारण ही जो यानी कि लगभग 1 लाख जो सेना रहती है इब्राहिम लोदी की रहती है और मात्र 12,000 के आसपास की सेना जो है वह बाबर की रहती है। किंतु फिर भी जो है यह युद्ध जो है दोपहर तक ही ख़त्म हो जाता है और बाबर जो है जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है। इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में ही मारा जाता है। तो ये प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग जो है इसी में यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही होता है। वहीं तुगलामा युद्ध नीति जो कि उज़्बेकों से ग्रहित की जाती है, यानी तुगलामा युद्ध नीति का प्रयोग भी सर्वप्रथम इस युद्ध में भारत में होता है, जो कि उज़्बेकों से यानी कि बाबर ग्रहण करता है। उज़्बेक जो मध्य एशिया की एक जनजाति रहती है, उनकी यह युद्ध नीति है तुगलामा युद्ध नीति। इस युद्ध नीति का प्रयोग जो है बाबर इस युद्ध में यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में करता है। वहीं तोप का जो संचालन है दोस्तों ये उस्ताद अली कुली के द्वारा किया जाता है, यानी तोपखाना का भी प्रयोग इसमें किया गया था प्रथम बार। तो इस तोपखाने के माध्यम से ही जो है सैनिकों में जो है दूर दूर तक भगदड़ मचाया जा सकता था, उनका संहार किया जाता था और इस वजह से जो है यह युद्ध जो है आसानी से बाबर जीत जाता है इस तोपखाने के प्रयोग के कारण। वहीं बंदूकधारियों का जो नेतृत्व करता हुआ उस्ताद मुस्तफ़ा रहते हैं। तो कई बार जो है इससे भी प्रश्न जोड़ करके पूछा जाता है कि तोप का संचालन किसके द्वारा किया गया, तो उस्ताद अली कुली के द्वारा। और बंदूकधारियों का नेतृत्व किसने किया, तो उस्ताद मुस्तफ़ा के द्वारा। तो इस युद्ध के पश्चात बाबर यानी चूँकि बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मारा जाता है, तो यह बाबर इतना खुश हो जाता है कि यह जो है इस युद्ध के पश्चात बाबर खुद को जो है बादशाह घोषित कर देता है, यानी बादशाह घोषित करके मुग़ल वंश की स्थापना करता है भारत में और कलंदर की उपाधि धारण करता है। होता क्या है दोस्तों कि इस युद्ध के बाद जो है वह जो है अपने सैनिकों को अपने यानी काबुल के जो निवासी रहते हैं उन सबको जो है सबके बीच जो है चांदी के सिक्के वह बंटवाता है। तो इस वजह से जो है काबुल की जनता जो है उसे कलंदर की उपाधि से यानी इस दान धर्म के कारण ही जो है वह कलंदर की उपाधि धारण करता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मुग़ल वंश का कौन सा शासक है जो कलंदर की उपाधि धारण करता है, तो वह है आपका बाबर। इसके बाद यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद आपका 1527 में खानवा का युद्ध होता है, आपका राणा सांगा और बाबर के
मध्य। दोस्तों जब बाबर यानी पानीपत के युद्ध के पहले जब बाबर को यानी राणा सांगा के द्वारा भी जो आमंत्रित किया जाता है, तो राणा सांगा जो है इस युद्ध में यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें जो है राणा सांगा मदद नहीं करता है बाबर की। हालांकि वो जब वो बुलाता है, इसे आमंत्रित करता है, तो वह मदद करने का वादा करता है, किंतु क्या करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है राणा सांगा यानी मदद करता ही नहीं है उसकी, तो वह पीछे हट जाता है। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो है वह क्या करता है 1527 में राणा सांगा के साथ जो है खानवा का युद्ध करता है। राणा सांगा क्या सोचता है दोस्तों कि इसके पहले जितने भी आक्रमणकारी आए, मीन्स मोहम्मद गजनवी से लेके मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, ये सारे आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। और ये बाबर भी जो है जो भारत के जो सीमा क्षेत्र है उस पर यानी पानीपत के युद्ध से पहले 4 बार आक्रमण करता है और वापस चला जाता है। तो इसे लगता है कि ये आएगा और इब्राहिम लोदी को हरा देगा, फिर ये वो वापस चला जाएगा, किंतु स्थितियां बिल्कुल इसके जस्ट ऑपोजिट होती है, क्योंकि बाबर कई सालों से भटक रहा होता है, तो उसे कहीं स्थायी सत्ता स्थापित करना रहता है। तो इस वजह से भारत में जो है वह आपका यानी टिक जाता है, मुग़ल वंश की स्थापना करता है। और अब जब स्थापना कर देता है मुग़ल वंश की, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये राणा सांगा रहता है, क्योंकि ये राणा सांगा जो है दोस्तों उस समय मेवाड़ का यानी उत्तर भारत का सबसे प्रभुत्वशाली, सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 100 युद्ध लड़ चुका होता है। इसके शरीर पर जो है 100 घाव रहते हैं, यानी युद्ध के दौरान जो निशान मिलते हैं युद्ध में, वो सारे इसके शरीर पर लगभग 80 से ज़्यादा घाव के निशान रहते हैं। तो ये उस काल का यानी उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक रहता है। तो यह बाबर के लिए जो आगे मुसीबत ना खड़ी करे, चुनौती ना खड़ी करे, इसके वजह से वह क्या करता है कि खानवा का युद्ध आपका राणा सांगा के साथ करता है, क्योंकि राणा सांगा को ऐसे भी हटाना उसके लिए ज़रूरी था और पानीपत के युद्ध में वह उसका साथ नहीं देता, तो उसके पास 2 रीज़न था राणा सांगा से युद्ध के लिए। तो इस युद्ध में क्या होता है कि चूँकि बाबर जानता है कि यह भारत का सबसे वर्तमान में शक्तिशाली शासक है, तो इसके साथ लड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो ये क्या करता है ना कि वो दिमाग लगाता है और अपने सैनिकों को जो है वह प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, उसके लिए एक ज़बरदस्त भाषण देता है, एक यानी मोटिवेशनल स्पीच तैयार करता है। और उसमें जो सबसे उस स्पीच में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है जिहाद का नारा। वह जिहाद का नारा अपने सैनिकों के बीच लगाता है। यानी जिहाद का मतलब होता है दोस्तों इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध, यानी कि वह जिहाद का नारा के थ्रू जो है वह सैनिकों को उत्साहित करता है, युद्ध में जो है लड़ने के लिए तैयार करता है। प्लस जो उस समय जो शराब, भांग, गांजा जो भी सैनिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन सारे चीज़ों को जो वह बंद करवा देता है, ताकि कि इस युद्ध में जो है वह जीत हासिल कर सके। तो वह क्या करता है दोस्तों जिहाद का नारा लगवाता है। तो इस जब जिहाद का वह नारा लगवाता है तो यह युद्ध जो है घमासान युद्ध होता है आपका यानी राणा सांगा और बाबर के बीच। युद्ध में क्या होता है कि राणा सांगा घायल हो जाता है, तो उसके लोग उसे उठा करके यानी वहाँ से युद्ध से ले जाते हैं। इसी के दौरान जो है सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और आसानी से जो है यह बाबर युद्ध जीत जाता है। और जब यह युद्ध जीत जाता है तो कहा जाता है कि जो सैनिकों के यानी राजपूतों के, चूँकि राणा सांगा राजपूत शासक रहता है, तो उन सारे के सर को काट काट करके ये ढेर लगा देता है, यानी एक टीलानुमा आकृति खड़ा कर देता है राजपूतों के सर काट काट के। तो ये परिस्थितियाँ थी आपके इस खानवा के युद्ध के दौरान। और जब यह इस युद्ध के पश्चात क्या होता है जीत जाता है, तो यह गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी का अर्थ होता है दोस्तों काफिरों को मारने वाला। काफिर यानी कि जो इस्लाम के नहीं है, यानी कि राजपूतों को मार करके जो है वह हिंदू धर्म चूँकि शासक था आपका राणा सांगा,
तो उसे यानी कि जो इस्लामी नहीं है उसे वो लोग काफिर मानते हैं और उसको मारने के बाद वह गाजी की उपाधि धारण करता है। तो ये इसके खानवा का युद्ध होता है जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में हुआ था। अगला जो इसका युद्ध है दोस्तों वह चंदेरी का युद्ध आपका 1528 यानी 1 साल के अंतराल में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। और ये युद्ध जो है दोस्तों मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। तो ये मेदिनी राय जो है आपका इसका राणा सांगा का एक सरदार रहता है। वह जो है आपका मालवा प्लस बुंदेलखंड की सीमा पर जो है यह शासन कर रहा होता है। तो ये मेदिनी राय चूँकि इस युद्ध में यानी कि ये खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा का साथ देता है, तो इसके कारण भी जो है वह मेदिनी राय पर आक्रमण करता है, युद्ध करता है उसके साथ। और जो कि मालवा और बुंदेल की सीमा का क्षेत्र इसका क्षेत्र रहता है, यहाँ का वह शासक रहता है। तो यह जो है यानी कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी जो यह क्षेत्र आपका यानी कि उसके लिए ज़रूरी रहता है इस क्षेत्र को जीतना बाबर के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ये 2 रीज़न रहता है उसके पास मेदिनी राय से यानी लड़ने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए। इसीलिए वह जो है चंदेरी का युद्ध 1528 में करता है मेदिनी राय के साथ। इसमें भी जो है बाबर जीत जाता है और जीत के पश्चात वह क्या करता है कि मेदिनी राय की 2 बेटी रहती है, उन 2 पुत्रियों को वह क्या करता है कामरान और हुमायूं को गिफ्ट करता है। यानी मेदिनी राय की 2 पुत्रियां रहती है, वह बाबर क्या करता है उसे वहाँ से उठाता है और उसका 4 पुत्र रहता है। यानी कि बाबर के 4 पुत्र रहते हैं, उसमें एक कामरान और एक हुमायूं रहता है। उसे जो है यानी मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों को वह अपने दोनों पुत्रों को जो है भेंट करता है। इस युद्ध में भी जो है दोस्तों वह जो है जिहाद की जो है जिहाद का नारा लगाता है, क्योंकि यह भी जो है मेदिनी राय जो है आपका राजपूत शासक रहता है। तो यहाँ पर भी जो है वह जिहाद का नारा लगा करके जो है यहाँ पर भी है जो राजपूत शासकों के सर काट करके वह टीलानुमा आकृति बनाता है। तो यहाँ पर भी वह जिहाद के नारा लगा करके जो है जीत हासिल करता है और राजपूतों के बड़े पैमाने पर सर काट करके वह ये प्रदर्शन करता है। इसके जीवन का अंतिम युद्ध रहता है घाघरा का युद्ध। यह जो है 1529 में होता है और यह युद्ध जो है दोस्तों महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई रहता है, यह क्या करता है इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात जो है आपका बिहार के क्षेत्र पर यह शासन कर रहा होता है महमूद लोदी। तो ये बार बार क्या करता है कि जो आपका बाबर है उसके क्षेत्रों में जो है यह बार बार छोटे मोटे आक्रमण करके उसे परेशान कर रहा होता है। तो ये अगला युद्ध जो है बाबर इसके साथ करता है, यानी कि घाघरा का युद्ध 1529 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में भी जो है बाबर अफ़गानी शासक महमूद लोदी को हरा देता है, यानी कि इस युद्ध में भी जो है बाबर जीत जाता है और ये जो अफ़गानी शासक रहता है महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई रहता है उसको हरा देता है। और इसके बाद ये इसके जीवन का यानी बाबर के जीवन का यह अंतिम युद्ध रहता है। उसके बाद 26 दिसंबर 1930 को जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु से संबंधित भी बहुत सारे पुस्तकों में अलग अलग चीज़ें दी हुई है। कोई कहता है किसी पुस्तक में ये दिया हुआ है कि वह यहाँ की जलवायु के अनुसार खुद को जो है उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। कहीं दिया हुआ है कि वह भांग गांजा आदि का मदिरा का सेवन ज़्यादा कर रहा था तो उसकी वजह से बीमार पड़ जाता है। वहीं जो यानी कि एक पुस्तक में ये भी दिया हुआ है कि जो है उसकी माँ यानी इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा जो है खीर दिया जाता है खाने के लिए बाबर को और उस खीर में जहर रहता है तो उसके पश्चात वह बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो भी है उसकी जो है 26 दिसंबर 1930 को जो है मृत्यु हो जाती है और वह जो है
आगरा में आरामबाग का वह निर्माण करवाया रहता है आपका बाबर, वहीं पर जो है उसका शव को दफनाया जाता है। किंतु जब उसकी पुस्तक जो कि तुजुक बाबरी रहती है उसको पढ़ा जाता है तो उसमें वह आत्मकथा है आपका बाबर की, तो उसमें वह लिखता है यानी अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वह उसे काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में जो है उसको काबुल में दफनाया जाता है। तो ये आरामबाग में पहली बार यानी कि आगरा में दफनाया जाता है, दूसरी बार जो है उसे काबुल में दफनाया जाता है। तो ये इसके बाबर के जीवन से संबंधित प्रमुख युद्ध थे जो अलग अलग शासकों के साथ लड़ा गया था, उससे जो है प्रश्न जोड़ करके पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग इसकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसकी प्रमुख रचना है दोस्तों तुजुक बाबरी रहता है, जो कि इसकी आत्मकथा रहती है जो बाबरनामा के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा उसने रिसाल ए उसज की भी रचना की थी। इस तुजुक बाबरी में दोस्तों वह लिखता है कि यानी ये जो अपनी शव के संबंधित जो जानकारी है वह इसमें ही वह जो है अंकित करता है। इसके कारण ही जो है उसे आगरा से काबुल में बाद में दफनाया जाता है। इसके अलावा मुबैयान नामक एक पद्य शैली जो कि लेखन कला की एक शैली है, तो ये मुबैयान नामक पद्य शैली का आरंभ भी जो है बाबर के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा शाहरुख नाम का वह चांदी का सिक्का भी चलवाता है, इससे भी कई बार है जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बाबरी मस्जिद का निर्माण उसका एक सेनानायक रहता है मीर बांकी, उसके द्वारा करवाया जाता है। और ये बाबरी मस्जिद विवाद जो है सालों से चला आ रहा था, कई सौ साल से ये विवाद में था, किंतु अभी हाल फिलहाल में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस पर फैसला दिया गया और अब जो है वहाँ पर यानी मंदिर को तुड़वा करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस वजह से जो है यह मस्जिद विवाद में था। अब वहाँ पर जो है राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का आज्ञा दे दिया है। तो ये बाबरी मस्जिद का निर्माण भी जो है इसके सेनानायक के द्वारा ही इसके शासनकाल में किया जाता है। तो ये थे दोस्तों यानी बाबर जो कि मुग़ल वंश का संस्थापक था, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनसे जोड़कर जो है अक्सर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इसका मॉडल सेट भी दूंगी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट भी मैं दूंगी। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।